नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9 साइंस का, उसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेके आए। एमसीक्यूज और नोट्स को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, पूरा रिवीजन आपका चैप्टर का हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, हाउ हैव साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प्ड साइंटिस्ट स्टडी सेल्स। तो सेल को स्टडी करने में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ने किस तरीके से हेल्प किया है? तो माइक्रोस्कोप ने मेनली हेल्प किया है। कैसे हेल्प किया है? इट हैज इनेबल्ड साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व सेल्स, तो इस सेल को ऑब्जर्व करने में हेल्प किया है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सेल और माइक्रोनिज्म को है, मतलब स्टडी करने में इसने, ऑब्जर्व करने में इसने हेल्प किया है। क्योंकि आपको पता होगा इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, इनको नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता है। दिस हैज ग्रेटली इम्प्रूव्ड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इससे हम लोग बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान पाए हैं। Why is the cell called structural and functional unit of life? तो सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसको मेनली इसलिए कहा जाता है, तो सेल जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो पूरे बॉडी को बनाती है, बात याद रखिएगा। ठीक है, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो सेल सबसे छोटी यूनिट होती है। और यही सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी फंक्शंस के जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं वो सब परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इसी वजह से इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। बाय विच प्रोसेस डज अमीबा टेक इन फूड, तो अमीबा जिस प्रोसेस से फूड लेता है उसको फैगोसाइटोसिस भी कहा जाता है, इसको एंडोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। तो फैगोसाइटोसिस हो या एंडोसाइटोसिस हो, दोनों एक ही चीज होती है और इसी से अमीबा फूड को इनटेक करता है। मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियर रीजन आपको पता होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो इंक्लोज्ड नहीं होता है, तो इट इज नॉट इंक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इंक्लोज्ड नहीं होगा, मतलब बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। यूकैरियोटिक सेल में आप क्या देखेंगे कि जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल होता है, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो इंक्लोज्ड होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, नेम द साइंटिस्ट हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू क्रोमोसोम स्टडीज। तो क्रोमोसोम के बारे में कई सारी इन्होंने डिस्कवरी करी है, तो उन साइंटिस्ट का क्या नाम है? मिस्टर अरुण कुमार शर्मा है। व्हाट इज क्रोमैटिन? अब क्रोमैटिन क्या होता है? स्टेट एनी टू फंक्शंस ऑफ क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन क्या है? तो क्रोमैटिन इज थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो एक थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है किसका? डीएनए और प्रोटीन का। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? तो इनसाइड द न्यूक्लियस ये प्रेजेंट होता है। अब पूछा जाए कि प्रोटीन क्रोमैटिन के दो फंक्शंस क्या होते हैं, तो पहला तो ये है कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करता है। ठीक है। और दूसरा क्या है? कंडेंसेस टू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मतलब ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है सेल डिवीजन के दौरान। ठीक है। स्टेट एनी टू फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है आपको पता होगा ये केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है। तो ये दो काम मेनली इसके पूछे गए, तो पहला तो ये है कि शेप और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है कि प्रोटेक्ट द सेल एंड प्रिवेंट्स इट्स फ्रॉम बर्स्टिंग, तो सेल को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है कि वो बर्स्ट ना हो जब सेल के अंदर एक्सेस वाटर एंटर कर जाए तब। ठीक है। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? अब आपसे पूछा गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है क्या होती है, और इसके आपको दो फंक्शन जो है वो बताने हैं क्या होंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज अ थिन फ्लेक्सिबल एंड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि बहुत ही थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है। सेल को सराउंड करती है, मतलब सेल के आसपास होती है। फंक्शंस क्या होते हैं? तो पहला फंक्शन यही है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू और आउट, मतलब सेल के अंदर या बाहर निकलता है जो सब्सटेंसेस उनको कंट्रोल करता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कुछ ही ऐसे मटेरियल होंगे जो सेल से बाहर निकल सकेंगे और कुछ ही मटेरियल होंगे जो सेल के अंदर एंटर कर सकेंगे। या डिसाइड कौन करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। प्रोटेक्ट द सेल एंड मेंटेन्स इट्स शेप, तो सेल को प्रोटेक्ट करना का काम भी होता है इसका, सेल के शेप को भी मेंटेन करने का काम इसी का होता है। What happens if soaked bean seeds are placed in concentrated sugar solution? अब देखिए कंसेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन है, तो कंसेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन जो है वो कैसा सोल्यूशन होगा? हाइपरटॉनिक होगा। ठीक है। कैसा होगा? हाइपरटॉनिक सोल्यूशन होगा। और हाइपर में जो बीन्स होगी वो क्या हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगी। हाइपोटॉनिक होता तो स्वेल हो जाती। ठीक है। क्योंकि पानी जो है वो बाहर सीड के मूव कर जाता है। वाई डू मैच्योर ह्यूमन ब्लड सेल लैक अ न्यूक्लियस? तो आपको पता होगा जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है जो ह्यूमन का, ठीक है, वो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो क्यों न्यूक्लियस नहीं होता? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस प्रोवाइड्स स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन, तो ये मेनली स्पेस प्रोवाइड करता है किसके लिए? हीमोग्लोबिन के लिए।
और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, अलाउइंग आरबीसी टू ट्रांसपोर्ट मोर ऑक्सीजन, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन में मेनली आयरन होता है और ये ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। ठीक है, तो ज्यादा ऑक्सीजन इससे ट्रांसपोर्ट हो पाती है। Why have scientists not yet able to create a fully artificial living cell? तो अभी तक जो साइंटिस्ट हैं वो फुल्ली आर्टिफिशियल लिविंग सेल क्यों नहीं बना पाए, बताना है आपको। तो आर्टिफिशियल सेल्स कैन नॉट येट परफॉर्म ऑल प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेसेस हैं अभी कोई ऐसा सेल आर्टिफिशियल नहीं बन पाया है जो सारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म कर सके, जैसे मेटाबॉलिज्म कर सके, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल्फ रिपेयर, ये सारी चीजें कोई भी ऐसा सेल डेवलप नहीं हो पाया, इसी वजह से आर्टिफिशियल लिविंग सेल क्रिएट नहीं किया गया अभी तक। विच ऑर्गेनेल कंटेन्स क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल याद रखिएगा प्लांट सेल में ही केवल होता है और किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। विच ऑर्गेनेल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम किस में होते हैं, लाइसोसोम्स में होते हैं और इन्हीं को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। ठीक है। विच ऑर्गेनेल हैज इट्स ओन डीएनए, तो अपना डीएनए किसके पास होता है, तो डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए आपको देखने को मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट में भी आपको डीएनए देखने को मिलता है। विच ऑर्गेनल सिंथेसाइजेस प्रोटीन, तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, तो राइबोसोम जो है ये प्रोटीन को सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है। वैसे सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में जो आर ई आर है वो भी हेल्प करता है, क्योंकि आर ई आर पे भी राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो मेन जो फंक्शन है राइबोसोम का ही है प्रोटीन सिंथेसिस में। विच ऑर्गेनल कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, तो सेल की सारी एक्टिविटी कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है। विच ऑर्गेनल स्टोर्स वाटर इन प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में जो वाटर का स्टोरेज होता है ये कहाँ पर होता है, वैक्यूल में होता है। बात याद रखिएगा, वैक्यूल प्लांट सेल में बहुत बड़ा साइज होता है, एनिमल सेल में बहुत छोटा होगा या तो ये एब्सेंट होगा। विच ऑर्गेनल हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिफ डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है टॉक्सिक जो चीजें होती हैं उसको खत्म करने का काम, उसको रिमूव करने का काम किसका है, तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम होता है कि ये सिंथेसाइज करता है किसको, फैट और लिपिड्स को। ठीक है, तो फैट्स और लिपिड्स को सिंथेसाइज करने का काम भी कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। विच ऑर्गेनल पैकेजेस एंड सिक्रीट प्रोटीन्स, तो प्रोटीन को पैक करने का काम, प्रोटीन को सिक्रीट करने का काम किसका है, गोल्गी अपैरेटस का है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, गोल्गी अपैरेटस को ही कहते हैं। गोल्गी अपैरेटस दिया हो, गोल्गी बॉडीज दिया हो, एक ही बात है। विच ऑर्गेनल फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन कौन करता है सेल डिवीजन के दौरान, या सेंट्रोजोम करता है जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, पता है आपको, लाइसोसोम को कहेंगे। फ्रॉम वेयर डू न्यू सेल अराइज, तो नया सेल जो है वो कैसे अराइज होता है, तो आपको पता होगा जो नए सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं, और ये किसने बताया था, ये बात कही थी वर्चो ने। ठीक है, वर्चो ने कही थी ये बात। ठीक है, सेल डिवीजन के थ्रू। हाउ डू सेल्स मल्टीप्लाई, तो सेल्स जो है मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, तो सेल डिवीजन प्रोसेस से सेल जो होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं। अब जो सोमैटिक सेल्स होंगे वो मल्टीप्लाई कैसे होंगे, माइटोसिस से होंगे, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मियोसिस से होता है। सोमैटिक सेल्स ऐसे समझ लीजिए कि रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के बाकी जितने भी सेल्स होते हैं वो सब माइटोसिस से ही मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, केवल रिप्रोडक्टिव सेल ऐसा सेल है जो किससे मल्टीप्लाई होगा, मियोसिस से मल्टीप्लाई होगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट का आपसे फंक्शन पूछा गया है। मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन पूछते तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और वो किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, किसमें, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये किस में हेल्प करेगा, तो ये फूड के स्टोरेज में हेल्प करता है। क्या क्या स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करेगा, ऑयल को स्टोर करेगा, प्रोटीन्स को भी स्टोर करने में ये हेल्प करता है, कौन, ल्यूकोप्लास्ट। कहाँ पर होता है, मेनली रूट्स ऑफ प्लांट में देखने को आपको मिलेगा। शेड दी फंक्शन ऑफ सेंट्रोजोम, अब सेंट्रोजोम का फंक्शन क्या होता है, तो सेंट्रोजोम फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के दौरान जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है वो सेंट्रोजोम करता है। और मेनली ये किस में हेल्प करेगा, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ डॉटर सेल, तो जो माइटोसिस है, माइटोसिस में आपको पता होगा कि दो डॉटर सेल बनते हैं और दो डॉटर सेल में बराबर बराबर के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए, ये कौन मेंटेन रखता है, सेंट्रोजोम। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता किसी में 20 थे तो किसी में 22 हो गए, ऐसा नहीं हो सकता, अगर पहले में 22 है तो दूसरे में भी 22 ही होने चाहिए। व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है,
बायोजेनेसिस का मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। तो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये प्रोटीन बनाता कौन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, उससे सिंथेसिस होगा सेल मेम्ब्रेन का। और साथ ही साथ लिपिड्स से भी होता है। लिपिड्स कौन बनाएगा, एसईआर। तो आपको पता चला कि जो मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन बनती है, उसमें दो चीजों की जरूरत है, किसकी, फैट्स की और लिपिड्स की। ठीक है, ये फैट्स कौन बना रहा था, फैट को नहीं, प्रोटीन और लिपिड्स, फैट्स बता रहे हैं, प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी और लिपिड्स की जरूरत पड़ेगी। प्रोटीन कौन बनाएगा, आरईआर बनाएगा, और फैट्स और लिपिड्स कौन बनाता है, ये एसईआर बनाता है। तो इन दोनों का ही, आरईआर और एसईआर दोनों का ही काम रहता है किसमें, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, मतलब मेम्ब्रेन्स बनने में, सेल मेम्ब्रेन बनने में। हाउ डज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट कैसे कर पाता है, कैसे हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करने में। तो मेनली इसमें नेटवर्क होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में याद रखिएगा, नेटवर्क होते हैं, पूरे नेटवर्क होते हैं इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स के। ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ अदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक पार्ट ऑफ द सेल टू, मतलब सेल के किसी एक पार्ट से सेल के किसी दूसरे पार्ट तक। तो इस तरीके से आसानी से इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट हो पाता है। ठीक, शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाई आर सेल इनविजिबल टू नेकेड आइज, हाउ डू साइंटिस्ट स्टडी देम। देखिए सेल का साइज बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो इस वजह से उनको बिना मैग्निफिकेशन के देखा नहीं जा सकता नेकेड आइज से। लेकिन साइंटिस्ट कैसे उनको समझते हैं, तो साइंटिस्ट उसको स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने करी थी। ठीक है, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने करी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जो लिख के बताइएगा। कैन अ सिंगल सेल लिव इंडिपेंडेंटली, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। तो देखिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो सिंगल सेल होता है वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, जैसे अमीबा है। अमीबा सारी की सारी लाइफ एक्टिविटी सिंगल सेल है, खुद ही परफॉर्म कर सकता है, तो वो इंडिपेंडेंटली रह लेता है। व्हाट इज न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड क्या होता है, तो एक इरेगुलर न्यूक्लियर रीजन होता है, और ये मेनली प्रोकैरियोटिक सेल में ही केवल आपको देखने को मिलेगा। डीएनए प्रेजेंट होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें एब्सेंट होती है। तो ये बात याद रखिएगा कि न्यूक्लियोइड में डीएनए तो है, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है। अब डिफरेंस बताना है बैक्टीरियल सेल और एनिमल सेल में। बैक्टीरियल सेल आपको पता होगा प्रोकैरियोटिक है, और एनिमल सेल कैसा है, यूकैरियोटिक है। तो बैक्टीरियल सेल में अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में अगर आप देखेंगे न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मतलब जो न्यूक्लियस होगा वो बाउंडेड होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। यूजुअली कंटेन वन सर्कुलर क्रोमोसोम। यहाँ पर बैक्टीरियल सेल में केवल आपको एक सर्कुलर क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, लेकिन एनिमल सेल में बहुत सारे क्रोमोसोम आपको देखने को मिलते हैं। विच स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। तो न्यूक्लियस में ऐसी कौन सी चीज है जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ये क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम में क्या होता है, जीन्स होता है, यही मेनली क्या करता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। एक्सप्लेन हाउ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है एल्वियोलाई का, वो है गैसियस एक्सचेंज में कैसे हेल्प करता है। तो एल्वियोलर मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे एल्वियोलाई का, ये बहुत ही थिन होता है और सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है ब्लड में। ठीक है, और जो मतलब ऑक्सीजन जो होगी वो ब्लड में चली जाएगी डिफ्यूज होके, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड से डिफ्यूज होके बाहर निकल आती है, जिससे एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज हो पाता है। केवल आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं और व्हाट आर दे मेड ऑफ, किसके बने हुए होते हैं ये। तो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और मेनली इसमें डीएनए और प्रोटीन दो चीजें प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम में। हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो पेयर अगर पूछेगा तो आप 23 पेयर बताएंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछेगा तो 46 बताएंगे। डिफाइन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है, या अगर डेफिनेशन पूछी जाए, तो डिफ्यूजन में जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से किधर की ओर जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा, लेकिन किसका, पार्टिकल्स का। अब ये पार्टिकल जरूरी नहीं वाटर पार्टिकल हो, किसी भी तरीके के पार्टिकल हो सकते हैं, एयर पार्टिकल हो सकते हैं, और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस में अगर आप देखेंगे, ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है किधर से किधर,
हायर कंसंट्रेशन से, हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन याद रखिएगा ऑस्मोसिस में जरूरत किसकी होती है, एक सेमी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। डिफ्यूजन में कोई सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। वो अब डिफरेंस पूछा गया है तो आप समझ सकते हैं। डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रहा था, ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा था। ठीक है। डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन की जरूरत, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं थी, मतलब किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। लेकिन ऑस्मोसिस में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू अ सेल इन आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन अगर है तो उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, नेट मूवमेंट वाटर का नहीं होगा। तो सेल जो है उसका शेप साइज अनचेंज रहता है, कोई भी चेंज नहीं होगा। हाइपोटोनिक, अब देखिए हाइपो आप याद करिएगा हिप्पो से, हिप्पोपोटामस आपको पता होगा बड़ा मोटा होता है। तो हाइपो जो है वो हिप्पो से याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है, तो सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा, सूज जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में उल्टा हो जाएगा, वाटर जो है वो सेल से बाहर निकल जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, पिचक जाएगा। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेम इट्स टाइप्स एंड फंक्शन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये क्या होता है, तो ये एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स का। ठीक है। तो ये मतलब एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब ट्यूब्स होती हैं और मेम्ब्रेन के उसके ऊपर मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, तो उसका पूरा एक नेटवर्क है। ये किसमें प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। टाइप्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ वाला जो होगा ये लिपिड्स और फैट्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब आपको पता है यही दोनों क्या हेल्प करते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मतलब सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। और मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में यही हेल्प करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वाई डू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शो डिफरेंट कलर्स। देखिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो अलग अलग पिगमेंट्स की वजह से डिफरेंट कलर्स यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। जैसे ग्रीन कलर देखने को मिलता है क्लोरोफिल की वजह से, कैरोटीनॉइड्स की वजह से येलो और ऑरेंज कलर देखने को मिलता है फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में। एंथोसाइनिन की वजह से रेड, ब्लू या पर्पल कलर देखने को मिलता है। These pigments also help in photosynthesis and attract animals for seed dispersal। तो दो चीजों में लिए हेल्प करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे और एनिमल्स को अट्रैक्ट भी करते हैं जिससे सीड डिस्पर्सल हो सके। हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। तो नॉर्मल सेल्स कैसे ग्रो करते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। सेल्स फर्स्ट इंक्रीजेज इन साइज एंड डुप्लीकेट देयर जेनेटिक मटेरियल। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले सेल क्या करता है, अपने साइज को इंक्रीज करता है और डुप्लीकेट करता है। ठीक है। अपने जेनेटिक मटेरियल को वो डुप्लीकेट करता है। देन दे डिवाइड बाय माइटोसिस, और फिर वो माइटोसिस करते हैं, सेल डिवीजन होता है और दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन होता है। और यही आइडेंटिकल डॉटर सेल ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट में हेल्प करती है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है, तो क्रोमैटिन जो है होता है वो एक थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ डीएनए है। मतलब थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है किसका किसका, डीएनए और प्रोटीन का एक नेटवर्क है थ्रेड लाइक। ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन के दौरान याद रखिएगा जो क्रोमैटिन होता है वो कंडेंस होके क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम कैरी जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं और यही जीन्स हेल्प करते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में। एक्सप्लेन दी रोल ऑफ, अब देखिए सबके रोल बताने, सेल्यूलोज का रोल बताना है। तो सेल्यूलोज जो है वो क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा प्लांट सेल वॉल को, और सेल को मेनली प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी से। ठीक है। फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर आप देखेंगे तो फोल्ड्स देखने को मिलेंगे जिसको क्रिस्टी कहा जाता है या क्रिस्टे कहा जाता है। ये क्रिस्टे क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो ज्यादा हो पाएगा, एटीपी का प्रोडक्शन भी ज्यादा हो पाएगा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन लाइसोसोम्स, ये क्या करते हैं, तो लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, बिल्कुल सही बात है। ये मेनली डाइजेस्ट करते हैं, फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर लेंगे, वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर लेंगे और फॉरेन मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। अपने आप को ही डाइजेस्ट कर रहे हैं, वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सुसाइडल बैग कहा जाता है। अ ह्यूमन लीवर हैज 46 क्रोमोसोम्स, एक स्टेटमेंट दिया गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिपेयर डैमेज लिवर टिश्यू। ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा सेल डिवीजन है जो डैमेज लिवर टिश्यू को रिपेयर कर देगा, तो रिपेयर में आपका माइटोसिस सेल डिवीजन लागू होता है।
हाउ मेनी क्रोमोसोम विल ईच डॉटर सेल हैव, तो हर एक डॉटर सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। किस केस में? माइटोसिस के केस में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मियोसिस के केस में हाफ हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। वाई डू स्पर्म एंड एग सेल कंटेन 23 क्रोमोसोम, तो आपको ये पता होना चाहिए स्पर्म और एग सेल में क्या होता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं इस वजह से, मतलब क्योंकि इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस होगा, इस वजह से जो क्रोमोसोम का नंबर होगा हाफ हो जाएगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 46 हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि केवल स्पर्म में कितने होते हैं, तो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। केवल एग में कितने हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जब दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो कितने बना देंगे? 46 बना देंगे। तो जाइगोट में 46 क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वैक्यूल्स, व्हाई डू प्लांट विल्ट व्हेन वाटर इज इनसफिशिएंट, तो वैक्यूल का रोल बताना है आपको क्या होता है। तो वैक्यूल का फंक्शन पहला तो यही है कि वाटर को स्टोर करेगा, फूड, मिनरल्स और वेस्ट को स्टोर करेगा। दूसरा क्या है? टर्गर प्रेशर बना के रखेगा। तीसरा क्या है कि ये सपोर्ट करता है प्लांट के सेल्स को, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट के सेल्स को। अब वाटर जब इनसफिशिएंट होगा, वाटर की जब कमी हो जाती है, तब क्या होता है? वैक्यूल जो होते हैं पानी को लूज कर देते हैं। अब जब वैक्यूल पानी को लूज करते हैं तो जो टर्गर प्रेशर होता है प्लांट सेल के अंदर वो डिक्रीज हो जाता है, और सेल्स कैसे आते हैं? फ्लैसिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो विल्ट कर जाएगा, मतलब सूख जाएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको मेनली जो डायग्राम्स दो दिए गए हैं, इसमें ये प्लांट और एनिमल सेल का जो डायग्राम दिया है ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें जो लेबलिंग है, जैसे यहाँ देखिए ब्लू कलर का वैक्यूल दिख रहा होगा, ये आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। आपसे लेबलिंग कही जाएगी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, बताइए सब क्या है। बाहर जो है वो सेल वॉल है प्लांट में, यहाँ सेल वॉल नहीं होता एनिमल में। ठीक है। अंदर सेल वॉल के अगली जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है। ये जो है ये आपको क्या दिख रहा है? ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये सेंटर पे न्यूक्लियस है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए पूरा नेटवर्क दिखाई पड़ेगा ब्लू कलर का, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे भी देखिए पूरा नेटवर्क दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। माइटोकॉन्ड्रिया देख लीजिए, यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है। जैसे प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनिमल में भी माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि दोनों को ही एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है। ये जो आपको पीले कलर का दिखाई पड़ रहा है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स थे, इसी को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये भी आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा। ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। ये जो आपको दिख रहा है गोल्गी बॉडीज है, देखिए इसमें गोल्गी बॉडीज है, ये इसमें गोल्गी बॉडीज है। ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री जिसको मतलब पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री नहीं कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री जो है ये आपका राइबोसोम होता है। अब चलिए देख लेते हैं। लेबल द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स, अब आपको एक डायग्राम दिया होगा, उसमें आपको ए बी सी डी करके दिया होगा, वो कोई भी दे सकते हैं, आपको पूरा डायग्राम याद रखना है। एंड मेंशन वन फंक्शन ऑफ ईच, तो जैसे कौन कौन से आपको ऑर्गेनल दे सकता है? सेल वॉल क्या करता है? शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस को कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म क्या करता है? ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो रही है उसका साइट है, वहीं पे होती हैं सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। न्यूक्लियस क्या करता है? सारी सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियोलस क्या करता है? ये राइबोसोम्स को फॉर्म करने में हेल्प करेगा। क्लोरोप्लास्ट की बात करी जाए, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको बताया था, एससीआर और आरईआर दो टाइप के होते हैं। ये मेनली ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा और सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन्स को और लिपिड्स को। ठीक है। गोल्गी अपैरेटस क्या करता है? पैकेजिंग और सिक्रीशन में हेल्प करता है ये। राइबोसोम्स किस चीज में हेल्प करेगा? प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करेगा। वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टोरेज में तो हेल्प करता ही करता है और साथ ही साथ टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखता है। इसी तरीके से लाइसोसोम क्या करता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, इसको सुसाइडल बैग इसीलिए कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंपेयर रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब दोनों डिफरेंस बताना है। तो रफ में अगर आप देखेंगे तो इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर राइबोसोम्स स्मूथ में एब्सेंट होते हैं। अब क्योंकि यहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट थे तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, और यहाँ ये क्या करता है? लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब रफ था तो इसका अपीयरेंस भी रफ होगा, इसका अपीयरेंस स्मूथ होगा। अब यहाँ याद रखिएगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस में हेल्प कर रहा था। कैसे हेल्प कर रहा था? क्योंकि मेम्ब्रेन जो थे वो किसके बने थे? लिपिड्स के बने थे, और ये लिपिड्स कौन प्रोड्यूस कर रहा था? रफ सॉरी, मेम्ब्रेन जो थे वो लिपिड्स के नहीं, वो प्रोटीन के बने थे।
ठीक है, और ये प्रोटीन कौन प्रोड्यूस कर रहा था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस कर रहा था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है और साथ ही साथ लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर ऑफ द सेल क्यों कहलाएगा? तो पहली बात तो ये है कि जितना भी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो फूड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है, इसीलिए एटीपी को। तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है? एटीपी है। अब ये एटीपी क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए और सिंथेसिस करती है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है और साथ ही साथ जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज है उसमें ये एटीपी हेल्प करता है। ठीक है, इसी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसी को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाएगा। अब फिर से देखिए वही सेम क्वेश्चन है, आपको कोई भी सेल डायग्राम दे दिया जाएगा, चाहे प्लांट सेल का दे दें चाहे एनिमल सेल का दे दें। अगर ये दोनों नहीं देंगे तो हो सकता है आपको ये दे दें। ठीक है, ये किसका है? बैक्टीरियल सेल का है। अब इसमें आप न्यूक्लियोइड देख पाएंगे क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, इसमें न्यूक्लियोइड होगा, भाई यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, विच लेबल्ड ऑर्गेनल इज नोन एज पावर ऑफ द सेल। आपसे पूछा गया पावर ऑफ द सेल किसको कहते हैं पावर हाउस, तो ये हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच लेबल डायग्राम डिटॉक्सिफाइज। देखिए हमने डायग्राम बनाया नहीं है, वो आपको डायग्राम कुछ भी दे सकते हैं, कहीं पे भी आपको ABCD दे सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, आपसे क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे वो आप केवल देख लीजिए। पूछा गया डिटॉक्सिफिकेशन में कौन हेल्प करता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। ठीक है, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात याद रखिएगा। बायो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डिटॉक्सिफिकेशन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेनली ड्रग्स को, एल्कोहल को, हार्मफुल केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई होता करता है और मेनली लिवर सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब मेनली लिवर सेल में फंक्शन करता है। विच लेबल्ड ऑर्गेनल कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम किस में होते हैं आपको पता ही होगा, लाइसोसोम में होते हैं। विच लेबल्ड ऑर्गेनल इज कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस, गिव द रीजन। सेमी ऑटोनॉमस कौन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा, ये सेमी ऑटोनॉमस होता है। क्यों सेमी ऑटोनॉमस है? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है एंड राइबोसोम होते हैं खुद के, एंड कैन मेक सम ऑफ देयर उट्स ओन प्रोटीन, मतलब ये खुद के प्रोटीन खुद भी बना सकता है। इस वजह से इसको सेमी ऑटोनॉमस कहेंगे, क्योंकि इसके पास पहली चीज डीएनए भी है, दूसरा इसके पास राइबोसोम भी है। अब आपको डिफरेंस बताना है माइटोसिस और मियोसिस के बीच में। तो माइटोसिस में अगर आप देखेंगे तो 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होती हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ पे जो जेनेटिक मेकअप होगा वो सेम होगा, यहाँ पे जेनेटिक मेकअप अलग अलग होता है, इसी वजह से डाइवर्सिटी आ पाती है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे सेम रहता है, तो मतलब जितना पेरेंट के पास अगर 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल जो होंगे उसके पास भी 46 ही क्रोमोसोम होगा। लेकिन यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है हाफ हो जाता है, तो 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे डॉटर्स के पास, डॉटर सेल के पास। मेन फंक्शन क्या है, ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है माइटोसिस, और मियोसिस जो होता है फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, मतलब स्पर्म और ओवा बनाने में ये हेल्प करता है, जिसको एग भी कहते हैं। जेनेटिक वेरिएशंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं माइटोसिस में, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलेंगे मियोसिस में। ये बॉडी की बाकी सेल्स में होता है और ये जो है वो केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही आपको देखने को मिलेगा मियोसिस। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन दी सेल। अब देखिए इंपॉर्टेंस पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट मेनली जो सेलुलोज, जो प्लांट सेल होता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है, और यही सेलुलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं। तो ये मेनली मेन सोर्स होता है किसका, एनर्जी का। तो एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन क्या करता है, इसके सेल मेम्ब्रेन बनते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं, तो इसमें हेल्प करेगा। एंजाइम की तरह भी ये एक्ट करता है, तो कई सारी सेलर एक्टिविटीज प्रोटीन की वजह से हो पाती है। लिपिड्स किस में हेल्प करता है, तो लिपिड्स का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स भी होता है मेनली। फंक्शन क्या है इसका, मेनली स्टोर करता है एनर्जी को और प्रोवाइड इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ये इंसुलेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, लिपिड्स और फैट्स करते हैं। न्यूक्लिक एसिड में अगर देखा जाए तो डीएनए आरएनए है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल है ये। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल बनाता है सेल का, और ये हेरिडिटरी और जितनी भी सेलर एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करता है। केस स्टडी देख लीजिए, एक दी हुई है आपको, जैसे यहाँ पे दी हुई है,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाद बताया गया। देखिए बहुत ज्यादा केस हिस्ट्री आपको पढ़नी नहीं है, केवल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं। हु डिस्कवर्ड द सेल की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी 1665 में। और ये बात याद रखिएगा, कॉर्क सेल पे करी थी, स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, उन्होंने किस पॉन्ड में करी थी, किसकी? लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। वाई इज दिस सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल? भाई आपको बता ही चुके थे, अगला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? तो प्रोकैरियोटिक कौन सा? बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें नहीं होते हैं। आगे देख लीजिए, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब जो क्वेश्चन है वो एक बेकार केस स्टडी है, उसको नहीं देखेंगे हम लोग। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे भी देखिए सेल डायग्राम का ही क्वेश्चन पूछा गया, आपको एक सेल डायग्राम दिया होगा। मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल पूछा गया, तो प्लांट सेल का मेन कंपोनेंट जो है वो किसकी, मतलब सेल वॉल, जो प्लांट सेल नहीं, प्लांट की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल? किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये मेनली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। विच ऑर्गेनल इज मच लार्ज इन प्लांट सेल देन इन एनिमल सेल? तो प्लांट सेल में ऑर्गेनल बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल में बहुत ही छोटा होता है, वैक्यूल है। ठीक है। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करता है। विच ऑर्गेनल कॉल्ड पावर ऑफ, ये बता ही दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। वेयर आर वेस्ट मटेरियल स्टोर्ड बिफोर बीइंग रिमूव फ्रॉम द सेल? तो सेल से वेस्ट रिमूव होने से पहले स्टोर कहाँ होती है? तो वैक्यूल में स्टोर होती है, बात याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप पूरा आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। बाकी हमने नोट्स भी आपको दिए थे और एमसीक्यूज भी दिए थे, आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए, प्लेलिस्ट भी पूरी बनी हुई है, जिससे आपका पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। अभी के लिए फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।